का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, हम आपको लगातार बहुत ही विशेष प्रकार की जानकारियां दे रहे हैं। हम आपको कुंडली के भावों के बारे में बता रहे हैं। आपको कुंडली के पहले भाव लग्न और दूसरे भाव धन के बारे में तो हम बता चुके हैं। आज बात करेंगे कुंडली के तीसरे भाव यानी कि पराक्रम के भाव की। आज आपको बताएंगे कि कुंडली का तीसरा भाव किस तरीके से जातकों को प्रभावित करता है और किस प्रकार से यदि उसमें आकर कोई ग्रह बैठ जाए तो कैसे और किस प्रकार के फल वो आपको देता है। यही सब विशेष प्रकार की जानकारियां आपको देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य महेंद्र कृष्ण भारद्वाज जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। भगवान आपका कल्याण करे। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं या फिर आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही नंबरों पर कॉल कर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर विशेष प्रकार के उपायों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जन्म पत्रिका भी बनवा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आप हमें कॉल करते रहें, आचार्य जी से बात करते रहें, अपनी समस्या बताते रहें और समाधान प्राप्त करते रहें मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। समस्या आपकी समाधान हमारा इस कार्यक्रम में आइए सभी का स्वागत। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, हमने दो भावों के बारे में तो अपने दर्शकों को जानकारी दे दिया। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बताया कि कुंडली का पहला भाव और दूसरा भाव जो है वो किस किस तरीके से जातकों को प्रभावित कर सकता है। आज बात करेंगे कुंडली के तीसरे भाव की यानी कि वीरता और पराक्रम के भाव की। तो मैं चाहूंगी आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी आइए प्रिय दर्शकों, आज हम आपको कुंडली के तृतीय भाव पराक्रमेश के बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, प्रत्येक जातक जातिका के जीवन में पराक्रम होना अति अनिवार्य है। यदि जीवन में पराक्रम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो इसके विषय में कैसे जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में विशेषता आप लोग ध्यान दें। कहते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। प्रथम भाव लग्न में माना की संख्या 1 है, तो दूसरे भाव में 2 और तीसरे भाव में 3। इस तरह जो संख्या है वो आपकी राशि है। जो राशि के स्वामी बनेंगे वही आपके तृतीय और पराक्रमेश कहलाएंगे। माना की संख्या 3 है तीसरे भाव में, तो उसके स्वामी होंगे बुध, तो वो आपके पराक्रमेश बनेंगे। इस भाव से, तीसरे भाव से व्यक्ति के बड़े भाई बहन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस घर का मंगल कारक बताया गया है। तो कहते हैं यदि पराक्रमेश किसी व्यक्ति के लग्न में आकर के विराजमान हो जाए, यानी उसके व्यक्तित्व पर विराजमान हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी पराक्रमी होता है, पर उसका स्वभाव क्रोधी होता है। वो क्रोध में रहता है। क्रोध के उपरांत अपने नीचे जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको सबको अपने अनुसार वह चलाना चाहता है। पराक्रम करता है, कार्य करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कहते हैं जो कार्य करे, यदि उसके कार्य की बड़ाई या तारीफ कोई दूसरा व्यक्ति करे तो अच्छी बात होती है, लेकिन यदि हम स्वयं उस पराक्रम के बारे में अपने मुख से बड़ाई करें तो वो अच्छा नहीं होता है। तो कहते हैं कि जब लग्न में पराक्रम का उस व्यक्ति के स्वयं व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव होता है तो ऐसा जातक बुद्धिमान तो होता है, पराक्रमी होता है, धन वैभव संपत्ति एकत्र करता है, लेकिन क्रोधी रहता है। इसी तरह यदि लग्न से द्वितीय भाव में, धन भाव में पराक्रमेश का निवास है, वो विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति
संपत्ति तो प्राप्त करता है, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है, ओजस्वी वाणी का होता है, लेकिन उसका सीधा सीधा संबंध अष्टम भाव में होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी होता है। अपने पराक्रम और बल के अनुसार किसी भी जातक की संपत्ति या धन को ग्रहण करने की उसके अंदर पूर्ण क्षमता होती है। इसी तरह यदि जातक की कुंडली में तृतीय भाव में स्वयं अपने ही भाव में आकर के लग्नेश विराजमान हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? कहते हैं वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होता है, बहुत ही ज़्यादा साहसी होता है और बड़ा ही बुद्धिमान और चतुर होता है, लेकिन उसकी अपने स्वयं के अगर वहाँ पर शनि भी विराजमान हो जाए तो कहते हैं ऐसे जातक की कुंडली में यदि शनि तृतीय भाव में विराजमान है तो बड़े भाई नहीं होते हैं। अगर हो भी जाए किन्हीं शुभ ग्रहों की दृष्टि की वजह से तो उस जातक को अपने भाइयों से पूर्ण सुख यानी सहयोग जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कदापि अगर मिलता भी है तो इतना मिलेगा जिससे जातक जितना ज़्यादा दूसरे को सहयोग और मदद देता है उससे कम उसे अपने भाइयों से सुख और सहयोग जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, और भी जानकारी आपसे लेंगे तीसरे भाव के बारे में और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ग्रह आकर यदि उसमें बैठ जाएं तो किस किस प्रकार के फल जो हैं या फिर दुष्प्रभाव लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। हेलो गुरुजी, नमस्कार, मैं शेखर बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी शेखर जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बता दें, नाम बता दें। वाइफ का नाम है रेनू। रेनू, उनकी जन्म की तारीख बताएं। 6 अप्रैल 1991। 1991। जन्म का समय और स्थान बता दें। जन्म का समय है 6:30 सुबह के। सुबह के 6:30। जन्म स्थान बताएं। कानपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? एक्चुअली हमारा 2 बार मिसकैरेज हो गया है हमारे बच्चे का, जी, हमारी वाइफ का। तो उसके बारे में पूछा था कि संतान सुख के लिए पूछना था कि संतान सुख आगे है या नहीं, क्या? जी बिल्कुल, निश्चिंत हो जाएं, अवश्य ही जो आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो आचार्य जी। शेखर जी, आपकी पत्नी की कुंडली मीन लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। इनके लग्न भाव में सूर्य ग्रह विराजमान है और पंचम भाव जो संतान का भाव है वहाँ पर गुरु और केतु का योग बन रहा है। एकादश भाव में शनि और राहु की युति है। शनि का पूर्ण रूप से यहाँ पर दृष्टि है और राहु की पूर्ण रूप से दृष्टि है। एक तो चांडाली योग बन रहा है, दूसरा शनि की वजह से पंचम भाव जो संतान का सुख होता है वो दूषित है। इसके लिए आपको उपाय करने होंगे। अब जब दोबारा आपकी पत्नी के गर्भ की स्थिति बने उस समय आपको 2 कांसे के लोटे मंगवाने हैं। उसमें से एक में गाय का दूध और एक में शहद भर करके उनको अच्छे से उनके मुख को बंद करके और जहाँ पर आपकी पत्नी सोती हैं, विश्राम करती हैं, वहाँ सिरहाने पर कोई अलमारी हो या कोई ऐसा जगह हो तो वहाँ उनके सिरहाने पर उनको रख देना है और वो 9 माह तक वहीं उसी स्थान पर एक ही जगह पर रखे रहें। तो जब दोबारा गर्भ की स्थिति बनेगी तो बिगड़ेगी नहीं। और पत्नी से कहिए बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। इससे आपके कुंडली में जो बार बार गर्भ खंडन का योग बनता है वह योग निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा और आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ज़्यादा विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आकर के हमारी संस्था से संपर्क बनाएं। जी हाँ बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। यदि उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि उपाय नहीं आपको समझ आया है या फिर उपाय करने की विधि नहीं समझ आई है तो आप इन नंबरों को नोट कर लें, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, उपाय करने की विधि ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। साथ ही बाकी जातक भी यदि आचार्य जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी समस्या उनके जीवन में चल रही है जिसका समाधान उनको कहीं से नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, समस्या आपकी समाधान हमारा कार्यक्रम के
माध्यम से आपके सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको फोन उठाना होगा, कॉल करना होगा और आचार्य जी को अपनी समस्या बताकर उसका उपाय जानना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे कि आप अभी तीसरे भाव के बारे में बात कर रहे थे, आपने बताया कुंडली का जो तीसरा भाव होता है पराक्रम का होता है, वीरता का होता है। साथ ही यदि कुंडली के तीसरे भाव में आकर मंगल बैठ जाए तो कैसे प्रभाव डाल सकता है? देखिए, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जातक की कुंडली में जो लग्नेश है, जो तृतीयेश है, जो पराक्रमेश है, तो मंगल उसका शत्रु तो नहीं है जी। अगर शत्रु होगा तो बुरे प्रभाव देंगे, और यदि मित्र होगा तो बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल स्वयं साहस और पराक्रम का प्रतीक माना गया है। तो पहले कुंडली में ये स्थिति देखनी पड़ेगी। इसी तरह यदि किसी जातक की कुंडली में पराक्रमेश आकर के चौथे भाव में, सुख भाव में आकर के विराजमान हो जाए, तो ये माता का घर होता है, सुख का घर होता है। तो ऐसे जातक का माता से जो है संबंधों में बिगाड़ आता है। कहते हैं ऐसा जातक पराक्रमी तो बहुत होता है, पराक्रम तो करता है, लेकिन कहते हैं यदि वो पराक्रम बाहर जो किया जाए, वो पराक्रम अपने घर के अंदर ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि बाहर की चीज़ें यदि बाहर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि घर में आकर के पराक्रम अगर हम अपना दिखाएंगे, जो बाहर दिखाते हैं, तो घर में पराक्रम दिखाने वाले बहुत से लोग हैं, फिर वहाँ पर मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना है। चौथे भाव में बैठा हुआ पराक्रमेश जो हमारे जीवन के सुख समृद्धि के, जैसे भूमि है, वाहन है, भवन है, इन सब चीज़ों की ज़रूरतों की वह पूर्ति अपने पराक्रम के अनुसार कर तो लेता है। सीधा सीधा संबंध फिर यहाँ से पिता के घर पर बनता है। तो पिता के द्वारा भी ऐसा जातक पैतृक संपत्ति को प्राप्त करता है, और उस प्राप्त की गई पैतृक संपत्ति को वह अपने पराक्रम के अनुसार उसकी वृद्धि भी करता है, आगे भी बढ़ाता है। इसी तरह यदि जातक की कुंडली में पंचम भाव में आकर के पराक्रमेश विराजमान हो जाए, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान होता है, बड़ा ही चतुर होता है, और बड़ा ही साहसी और पराक्रमी होता है। और वो संतान का भाव होता है, तो वो तो स्वयं पराक्रमवान होता है, पर उसकी जो संतति होती है वो भी बड़ी पराक्रमी होती है। उनके संतान के द्वारा भी पराक्रम दिखाया जाता है और धन एकत्र किया जाता है। इसका संबंध सीधे सीधे आय भाव से होता है। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति पराक्रम के अनुसार आय के कई रास्ते निकालता है, और जिससे वो धन कमाता है और धन इकट्ठा करता है, और बड़ा ही चतुर, साहसी और विद्वान होता है ऐसा जातक। इसी तरह यदि कुंडली के छठवें भाव में ऋण, रिपु और शत्रु भाव में आकर के पराक्रमेश आकर के विराजमान हो जाए, तो यह शत्रुओं का मार मर्दन करने वाला होता है, बड़ा ही साहसी और पराक्रमी होता है। अगर इसके जीवन में ऋण की स्थिति बन जाए, तो यह अपने पराक्रम के क्षमता के अनुसार ऋण से भी मुक्त हो जाता है। यदि इसके जीवन में कोई रोग आ जाए, तो वो भी अपने पराक्रम और शारीरिक क्षमता के अनुसार रोग से लड़ने की ऐसे लोगों के अंदर क्षमता अधिक होती है, और यह पराक्रम के बल पर ये सब जगह सर्वत्र विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन छठवें भाव में ये देखना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ शुभ ग्रह है, तो ऐसे जातक को इन सभी कार्यों में बड़ी ही परेशानी होगी। लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह बैठा होगा, तो यह बड़ी ही साधारण और सरलता से जो है इन सभी कार्यों को प्राप्त करेगा और शत्रुओं का मान मर्दन करेगा। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, जैसे आपने 6 भावों के बारे में तो बता दिया। जैसे कहा जाता है कि जो कुंडली का 7वां भाव होता है वो स्त्री का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। तो यदि आकर तीसरा भाव यानी कि पराक्रमेश 7वें भाव में बैठ जाए तो किस तरीके से प्रभावित कर सकता है? 7वें भाव में आकर के पराक्रमेश की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है बड़ी ही चतुर, चालाक, बुद्धिमान, ज्ञानवान होती है। और व्यक्ति के 7वें भाव में जब पराक्रमेश बैठेगा, तो वो व्यक्ति तो पराक्रमी होगा, साथ में उसकी स्त्री भी बड़ी पराक्रमी होगी, लेकिन क्रोध की उत्पत्ति होगी। यहाँ पर दोनों क्रोधी स्वभाव के होंगे। और कहते हैं इस भाव में व्यक्ति को दिमाग की आवश्यकता ज़्यादा नहीं, दिल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर व्यक्ति को दिल लगाने की आवश्यकता है। यहाँ ज़्यादा पराक्रम दिखाएगा तो दोनों के संबंधों में दिक्कत और परेशानी आएगी। इसलिए 7वें भाव में बैठे हुए जातक के यदि पराक्रमेश बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान और चतुर और चालाक होता है। पर संबंधों में बिगाड़ तब आता है जब यहाँ पर कोई बुरे ग्रहों की दृष्टि हो जाती है।
तो फिर उनके दाम्पत्य जीवन में बिखराव आता है। जी। तो ऐसी स्थिति न चाहते हुए यदि व्यक्ति के सप्तम भाव में बैठा है तो वह व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करे जी। यहाँ पर बल का। लेकिन ये भाव दूसरा देखा जाए तो व्यापार का भी होता है। तो जब व्यापार की बात आए तो वहाँ पर पराक्रम की जरूरत है। लेकिन जहाँ दाम्पत्य जीवन की प्रेम मोहब्बत की बात है तो वहाँ सिर्फ दिल लगाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। इसी तरह यदि जातक की कुंडली में अष्टम भाव में आकर के यह पराक्रमेश विराजमान हो जाए तो इसका सीधा का सीधा संबंध द्वितीय भाव से बनता है। तो ऐसा व्यक्ति धन एकत्रित करता है, अपने जीवन में मकान भूमि इत्यादि एकत्र कर लेता है और आयु की वृद्धि भी होती है। अष्टम भाव में यदि पराक्रमेश आकर के विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति की आयु की वृद्धि होती है। इसी तरह यदि पराक्रमेश आकर के नौम भाव में विराजमान हो जाए। जी हाँ बिल्कुल आचार्य जी, माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। 8 भावों के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, 9वें भाव के बारे में भी जानेंगे जिसे भाग्य का भाव कहा जाता है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। मैडम मैं प्रद्युमन बोल रहा हूँ। जी प्रद्युमन जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मुझे अपने बारे में ही जानना था। गुरुजी नमस्कार आपको। जी नमस्कार जी। जी प्रद्युमन जी, आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान बता दें। मैडम जन्म की तारीख है मेरी 24 अप्रैल 1987। 24 अप्रैल 1987। जन्म का समय और स्थान बता दें। जन्म का समय 6:37 मतलब 37-38 मिनट के करीब है। जी, सुबह का है या शाम का? ये शाम का है मैडम। जी बिल्कुल। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है सोनीपत। क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से? आचार्य जी दरअसल ना मेरा एक दोस्त है, वो बाहर रहता है, दुबई में जॉब करता है। तो वहाँ भी मतलब वो मुझे बुला रहा है, तो मैं विदेश जाना चाहता भी हूँ। तो मुझे ये बताइए आप कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं बहुत परेशान हूँ सोच के ना। जी 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 प्रद्युम्न जी, आपकी कुंडली जो है तुला लग्न की आपकी कुंडली है और आपके द्वितीय भाव में शनि महाराज विराजमान है, अष्टम भाव में मंगल वृष राशि के स्थित हैं और आपके छठवें भाव में गुरु और शुक्र बुध और राहु चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इस समय आपकी बुध की दशा चल रही है जिसमें शुक्र का अंतर चल रहा है। यह 1 मार्च 2020 तक चलेगा। ये अष्टमेश की दशा है। लेकिन आपकी कुंडली में आगे चल करके बुध की ही महादशा में आगे आपके भाग्येश की दशा सूर्य की दशा आएगी 2 मार्च और 2021 में। तब आपके विदेश जाने के योग बहुत बढ़िया बन रहे हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। आपको अपने वजन और उम्र के अनुसार एक पन्ना नग धारण करना पड़ेगा शुभ मुहूर्त में। यदि आप इसे धारण करें और कुछ ना कुछ हरी चीज़ों का आप जो है गणेश जी के मंदिर में जा कर के दान करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का आप प्रयोग करें, हरी चीज़ों को खाएं और पहनें। इससे आपके भाग्य सबल होंगे और आपको विदेश जा कर के जो आपकी मनोकामना है ये पूरी होगी और आपको सफलता भी मिलेगी। ज़्यादा कुछ जानकारी विस्तृत लेना है तो दिए गए नंबरों में संपर्क करें और हमारे संस्था से आकर के संपर्क बनाएं। भगवान आपका कल्याण करें। जी हाँ बिल्कुल प्रद्युमन जी, और अधिक जानकारियों के लिए आप आकर आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं, क्योंकि मात्र एक कॉल के माध्यम से इतनी सारी जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है और ना ही जानकारियां देना संभव होता है, क्योंकि समय का अभाव होता है। बाकी कॉलर्स भी लाइन में होते हैं। यदि आप और कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर इन नंबर्स को नोट कर लें और इन पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं और आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल लें। बाकी जातक भी हमें कॉल कर सकते हैं यदि उनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, रोज रोज नई परेशानी आकर सामने खड़ी हो जाती है, समाधान नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रकार के उपाय करके हार चुके हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपकी समस्याओं के समाधान लेकर आचार्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यदि आप भी इस खास अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी अब बात करेंगे कुंडली के 9वें भाव की, उसके बारे में जानकारी देंगे कि यदि आकर कुंडली का तीसरा भाव यानी कि पराक्रमेश 9वें भाव में आकर बैठ जाए तो कैसे कैसे प्रभाव डाल सकता है? देखिए, अगर किसी जातक की कुंडली में पराक्रमेश आकर के 9 भाव भाग भाव में बैठता है तो भाग्य भाव का सीधा सीधा संबंध जो पराक्रम से ही बनता है, यानी 7वें से 7वां। तो ऐसा व्यक्ति तो पराक्रमी होगा ही होगा और वह अपने पराक्रम के अनुसार उसके भाग्य की भी वृद्धि होगी और वो भाग्य वृद्धि होने से जो उसकी
कार्य क्षमता होगी, उस कार्य क्षमता के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में रुपया, पैसा, घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी जो भी चाहता है वो प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भी बड़ा होता है, बुद्धिमान भी होता है और धर्मात्मा होता है। और ऐसे जातक के कुंडली में यदि शुभ ग्रह लग्नेश के साथ विराजमान होते हैं तो विदेश आदि का भी योग बनता है। वो भारत में रह करके तो धन कमाते कमाते हैं अपने देश में जन्मभूमि में रह करके, लेकिन यदि विदेश जाते हैं तो वहाँ भी जा कर के वो अपना अच्छा पराक्रम के अनुसार, क्षमता के अनुसार जो है अपने व्यापार की स्थिति बड़ी ही सुदृढ़ और मजबूत बना ले जाते हैं। इसी तरह यदि जातक की कुंडली में दशम भाव में, कर्म भाव में यदि पराक्रमेश आकर के विराजमान हो जाए तो कहते हैं यदि व्यक्ति गरीब से भी गरीब परिवार में यदि पैदा हुआ हो तो वह अपने पराक्रम, बल, बुद्धि और क्षमता के अनुसार जो है अपने परिवार को और समाज को इतना सुदृढ़ और मजबूत बना लेता है कि व्यक्ति सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर ऐसे जातक के पिता निम्न वर्ग में हो और बहुत ही कमजोर स्थिति हो तो वह अपने पिता और माता के भी नाम को रोशन करता है अपने पराक्रम के अनुसार और धन कमा करके। यदि जातक की कुंडली में यही पराक्रमेश आकर के एकादश भाव में विराजमान हो जाए, यानी कि आय भाव में विराजमान हो जाए, तो वह व्यक्ति अपने पराक्रम के अनुसार इतनी नई नई योजनाएं बनाता है, सुबह से लेकर के शाम तक और जगने से सोने तक और सोने के बाद जगने तक इतनी सारी योजनाएं बनाता है। व्यापार करने की, नौकरी करने की इनके अंदर अटूट क्षमता होती है, जिससे ये जो है अपने जीवन में विशेष रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी तरह यदि जातक की कुंडली में द्वादश भाव में आकर के पराक्रमेश विराजमान हो जाए तो कहते हैं इसका व्यय भाव कहते हैं, तो वहाँ व्यय की अधिकता तो बन जाती है, लेकिन ऐसा जातक अपने पराक्रम के बदौलत इतनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत कर लेता है कि कितना भी बड़ा उसका व्यय बने लेकिन उस व्यय को वो आसानी से पूर्ण कर लेता है और जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। द्वादश भाव में यदि लग्नेश की बुरे ग्रहों के, क्रूर ग्रहों के साथ में संगति हो जाए तो ऐसा जातक विदेश में जाकर के सफलता प्राप्त करता है और जीवन में उसको धन, मान, सम्मान और तरक्की प्राप्त होती है। इसी तरह जातक की किस कुंडली के 12 भाव में से ये विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन हमारा पराक्रमेश है और किसके साथ संबंध है। कहते हैं केंद्र के अंदर 1, 4, 7 और 10 इनके अंदर यदि शुभ ग्रहों की लग्नेश के साथ स्थिति बन जाए तो व्यक्ति को जीवन में शुरुआती दौर से ही सफलता पर सफलता प्राप्त होती रहती है। लेकिन यदि यहाँ पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए या संबंध बन जाए या युति हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन में शुरुआती दौर पर तो बड़ा ही कष्ट होता है, लेकिन अंतिम अवस्था जब दूसरी पार होने के बाद जब तीसरी अवस्था आती है तो वहाँ जातक के जीवन में अनेक कार्य जो है उसके बड़ी अच्छी सहज तरीके से वह कामयाबी को प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद 6वें भाव में, 8वें भाव में और द्वादश भाव में यदि लग्नेश क्रूर ग्रहों के साथ विराजमान है तो शुरुआती दौर से ही उसको सफलताएं मिलती हैं और अंतिम अवस्था तक भी वो अपने पराक्रम, बल, क्षमता के अनुसार जो भी उसके कार्य होते हैं बड़ी सरलता और सुगमता के साथ वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो कुंडली का तीसरा भाव होता है पराक्रम का होता है, तो इसके अनुसार यदि अलग अलग भावों में जाकर बैठ जाए तो अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। और आपने एक बात और बताई थी कि इसके ग्रहों की चाल देखनी होती कि कौन सा ग्रह आकर इसके साथ बैठा है तो उसके अनुसार ही ये प्रभाव भी डालता है। तो यदि अगर कोई अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, बहुत ज्यादा मेहनत करता हो और मेहनत करने के बाद भी उसको असफलता हासिल होती हो, सफलता हासिल ही नहीं होती हो, तो ऐसे जातक क्या कर सकते हैं? जैसे कि जो कुंडली का 5वां भाव होता है शिक्षा, ज्ञान, इसका भाव माना जाता है, तो इसको किस प्रकार से ठीक किया जाए यदि ऐसा हो रहा हो तो? पंचम भाव की पहले ये स्थिति देखना चाहिए कि कौन ग्रह बैठने की वजह से हमें दिक्कत हो रही है या परेशानी हो रही है। अगर हमारे पंचम भाव में जैसे मान लो देवगुरु बृहस्पति या सूर्य या शुक्र ऐसे ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ती है तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, हम निर्भीकता पूर्वक अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। लेकिन साथ साथ ये भी देखना जरूरी है यदि हमारा चंद्रमा
दूषित हो गया। अगर चंद्रमा दूषित होगा तो चंद्रमा मन मस्तिष्क का मालिक होता है, वहां पर स्थिति तो शुभ ग्रहों की बन रही है, लेकिन कहते हैं यदि मन मस्तिष्क हमारा सही नहीं है तो हमें उस समय चंद्रमा का उपाय कर लेना चाहिए। यदि हम चंद्रमा का उपाय कर लेंगे तो हमें बुरे ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा, और जो हम विद्या अध्ययन या परीक्षा दे रहे हैं उसमें हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि इतनी डिटेल में इतनी अच्छे तरीके से जो कुंडली की जानकारी कोई नहीं दे पाता है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कैसे कुंडली का कौन सा भाव उन्हें प्रभावित कर सकता है और कौन से ग्रह के किस भाव में बैठने कर कैसे प्रभाव उन पर पड़ सकते हैं। साथ ही आप उनको सटीक उपाय बताते हैं। ऐसी ही जानकारियां हम आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए, उनकी समस्याओं के उपाय उनको बताने के लिए और खासकर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आचार्य जी के द्वारा आपका मार्गदर्शन हो जाए, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएं, आपके कष्ट नष्ट हो जाएं, तो आप भी इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप कोई हवन अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या फिर उपाय नहीं समझ आया है, उपाय जानना चाहते हैं या उपाय की विधि जानना चाहते हैं या फिर उपाय में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां मंगवाना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सामग्रियां मंगवाने की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो उपाय करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके मन में श्रद्धा हो, भावना हो और पूर्ण रूप से आप स्वच्छ हो, और साथ ही जो सामग्रियां आप इस्तेमाल करते हैं वह भी स्वच्छ हो, ताकि जो उपाय है वो ठीक प्रकार से आपका हो जाए और आपकी समस्या जो है संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। क्योंकि यदि थोड़ी सी भी कोई भी गलती हो जाती है तो उस उपाय को करने से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है और साथ ही उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको कोई दुष्परिणाम ना झेलने पड़े, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाए, उपाय ठीक प्रकार से हो जाए, तो इन नंबरों पर कॉल करते रहें, आचार्य जी से बात करते रहें। यदि कुंडली नहीं है तो भी अपने बारे में जान सकते हैं और कुंडली बनवा भी सकते हैं। साथ ही कुंडली का विश्लेषण तो आप करवा ही सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं और आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिले। ऐसी ही तमाम प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।